अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एटम और आयन के फ़र्क को वाज़ेह करेंगे। सबसे पहले हम एटम को देखते हैं और फिर आयन से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी छोटे से छोटा ज़र्रा एलिमेंट का एटम कहलाता है और एटम न्यूट्रल होता है। हम सादा तरीन एटम यानी हाइड्रोजन एटम को लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली अगर हम इसको देखें चार्ज के लिहाज से तो इसमें एक प्रोटॉन पर प्लस चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज हुआ, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज इसका ज़ीरो हो जाएगा। अगरचे इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी एटमों के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन पर चूंकि चार्ज ही नहीं होता लिहाजा उसके कम या ज़्यादा होने से चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसी भी एटम को आप देख लें उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद में बराबर होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम एक न्यूट्रल ज़र्रा होता है। लेकिन अब हम इसके अगले दो केसेस को स्टडी करते हैं कि अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को हम देखें तो ये क्या है। आयन एक चार्ज पार्टिकल है, ये एटम से ही बनता है। अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो क्या रह जाएगा? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और बैरूनी शेल खाली होगा। इट मीन इस पर प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो प्लस चार्ज वाला ज़र्रा है जिसे हम हाइड्रोजन +1 कहेंगे और ये कैट आयन होगा, कैट आयन। सिमिलरली अगर कोई और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन दाखिल होने की वजह से ये सूरत हाल बनेगी। इसमें जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर एक है और इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं ये 2 हो जाएंगे और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे -2 चार्ज हो जाएगा, लिहाजा इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का प्लस चार्ज वाला आयन बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज वाला। इसको कैट आयन कहते हैं, इसको एन आयन कहते हैं। इस तरह याद रखें, किसी भी एटम से जब आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से पॉजिटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नेगेटिव आयन बनता है। इसकी मज़ीद डिटेल देखने के लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। Define with examples atom, ion, molecular ion and free radical. स्टूडेंट्स, हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम etc। यानी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। आयन is a charged particle obtained from an atom। आयन जो है ये एटम से ही बनता है, लेकिन एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे यानी खो दे, खारिज कर दे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम जो है ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को और it becomes positive ion। it is also called cation। पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम कैट आयन भी है। सिमिलरली जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड एन आयन। इसकी एग्जांपल है क्लोराइड नेगेटिव आयन Cl- आयन। और ऐसा एटम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर चार्ज नहीं होता एंड हैज़ नो चार्ज इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। अब इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सोडियम एटम है, उसके न्यूक्लियस में Na लिखा हुआ है, बाहर शेल है, पहला, दूसरा और तीसरा KLM। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल होता है इसे वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके 11 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसी तरह इसके न्यूक्लियस में भी 11 ही प्रोटॉन है। अब +11 -11
ज़ीरो चार्ज हो गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन एटम को दे देगा, तो क्या होगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गिव अस एरो के निशान के बाद आप देखें जब इसका इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो सोडियम वाला जो एटम था अब वो पॉजिटिव आयन बन गया है और क्लोरीन वाला जो एटम था वो क्लोराइड Cl- आयन बन गया है। इस तरह जो पॉजिटिव आयन है इसे कैट आयन और जो नेगेटिव आयन बना है इसे एन आयन कहते हैं। अब कैट आयन, एन आयन और फ्री रेडिकल, इसकी मज़ीद तफसील देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसका एटम जो है ये एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ हम सोडियम और क्लोरीन की एनिमेशन देख रहे हैं कि सोडियम अपने ब्रूनी शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और क्लोरीन ले रहा है। जो ही सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर फ़ौरन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर हो जाता है। इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं आपस में अट्रैक्ट करके आयनिक बांड बनाते हैं। ये अगले चैप्टर्स में हम आयनिक बांड के अंदर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको दिखाया गया है कि कैट आयन और एन आयन कैसे बनता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस is lost by an atom, it becomes positive charged particle and known as positive ion cation. Similarly, when an atom gains one electron, it gets negative charge and known as anion. मोनोटॉमिक और पॉलीटॉमिक मालिक्यूल से क्या मराद है? मोनो मीन वन, यानी ऐसे मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम, सिंगल एटम पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, He। क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये नोबल गैसें हैं, ये सिंगल एटम ही मालिक्यूल की सूरत में रहता है, तो इसे मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। अ मालिक्यूल दैट कंटेन टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक। पॉली मीन कसीर, ज़्यादा, जैसे O2, H2O, ये वो मालिक्यूल हैं जिसमें 2 या 3 एटम हैं या इससे ज़्यादा हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 2 एटम हैं और वाटर में H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम हैं, तो ये पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं, वाटर और ऑक्सीजन। मोल क्या है स्टूडेंट्स? मोल को डिफाइन किया जाता है दो तरह से। द मास ऑफ एन एटम और मालिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज 1 मोल। जैसे कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 AMU 12। अब 12 के साथ ग्राम लगाएंगे ना, तो ये 12 ग्राम कार्बन का 1 मोल बन जाएगा। सिमिलरली हमने वाटर का मालिकुलर मास सीखा था कि मालिकुलर मास उसका 18 AMU होता है, लेकिन 18 AMU की बजाय हम 18 ग्राम कह दें अगर, तो ये वाटर का मोल बन जाएगा क्योंकि मालिकुलर मास को हमने ग्रामों में ज़ाहिर कर दिया है। तो मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 18 ग्राम एंड मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। तो मोल की दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट, अ मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 10⁻23 पार्टिकल। जिस तरह हम डजन, दर्जन 12 के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरी 100 के लिए, इस तरह 6.022 10 की ताकत 23 इतने पार्टिकल अगर किसी चीज़ के हों तो ये जो अमाउंट होती है, जो इतने नंबर्स होते हैं मालिक्यूल के हों या एटम्स के हों, इसको उस चीज़ की मोल कहा जाता है। यानी मोल जो है ये वो अमाउंट है जिसके अंदर इतने पार्टिकल होंगे और इस तादाद को नंबर एवोगाड्रो भी बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर Na से ज़ाहिर करते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होता है स्टूडेंट? हेट्रो मीन यानी जो यकसा नहीं होता, यानी ये वो मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। तो हेट्रोजेनस की एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। साल्ट नहीं, सैंड। मट्टी वगैरह को या लकड़ी के बरादे को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली हल नहीं होती बल्कि नीचे बैठ जाती है और इस तरह से ये जो नॉन होमोजेनस मिक्सचर बनता है इसको हम हेट्रोजेनस कहते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है वो साल्ट और वाटर की है कि नमक को पानी में डालेंगे तो वो यूनिफॉर्मली हल हो जाता है, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी होती है। तो लिहाजा साल्ट और वाटर सोल्यूशन जो बनता है इसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यानी होमोजेनस मिक्सचर का दूसरा नाम सोल्यूशन भी है, यानी इसे हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, हम रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये कार्बन का एक एटम मौजूद है, इसका मास 12 है। कार्बन के चूंकि आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14 वाला, इसमें से ये वाला जो कार्बन का एटम है 12 मास वाला, इसको
हम ले लेते हैं, इसका 12वां हिस्सा लेते हैं 1/12, और ये इसका चूँकि मास 12 है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, ये AMU कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप होता है उसका 12वां हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और जब भी हम किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं तो वो इससे रिलेटेड होता है। सपोज दैट एल्युमिनियम को हम लेते हैं, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और मास नंबर 27 होता है। अब 27 नंबर से हम इसको रिलेटिव मास की सूरत में कैसे समझेंगे? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा 1 है और इसका 27 गुना है, यानी एल्युमिनियम एटम जो है वो कार्बन 12 के 12th पार्ट का 27 टाइम है। ये मास जो कार्बन 12 के साथ रिलेट करके बनाया जाता है इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, 12 है। तो कार्बन 12 के लिहाज से जब हम किसी दूसरे एटम का मास बयान करते हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे ऑक्सीजन का मास हम 16 AMU कहते हैं। ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे है? इस तरह है कि कार्बन 12 जो है उसका 12वां हिस्सा, यानी कार्बन 12 का जो मास है वो तो 12 हो गया, लेकिन उसको जब हम 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह उसके 1 यूनिट को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, यानी ऑक्सीजन का 16 मास इस तरह है कि ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से का 16 गुना है, 16 टाइम है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको डिफाइन किया जाता है 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। It is denoted by AMU. Thank you so much.